तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% पूछा जाएगा। उन क्वेश्चन को तैयार करके आपको जाना है, क्योंकि हमने लिख रखा है यहाँ पे कि यह प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को लिखा है और उसको खोज के लिखा है कि जो सबसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करना है, और जैसा कि आप प्रश्न देख के जान सकते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आप लोगों से कि यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर पहला देखिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। जो ये प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, बहुत सारा प्रश्न लेके आया हूँ, टोटल 10-12 प्रश्न आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और इस 10-12 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, समाज विज्ञान में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एक ही बात कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा से लाइक दे दीजिए आप। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि हमने पढ़ के बताया आप लोगों को कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ठीक है, तो आइए देखें। और यह प्रश्न 3 नंबर के लिए आता है। जो प्रश्न है वो कितने नंबर के लिए आता है? 3 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, तो उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे इसका कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। कह रहा है कि वो डेट है 5 फरवरी 1922 को, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक है सिटी, और गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में क्या असहयोग आंदोलन के दौरान एक क्या निकाला गया? जुलूस निकाला जा रहा था। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। जब यह जुलूस निकाला जा रहा था, उसी समय पुलिस के दौरान क्या कर दिया गया? उन पे लाठीचार्ज कर दिया गया। ठीक है, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई। तो जाहिर सी बात है भाई कि जब भीड़ है और भीड़ पे आप कोई पुलिस लाठीचार्ज कर देगा, तो भाई जो भीड़ होगा वो तो आक्रोशित हो जाएगी। पूरा का पूरा भीड़ क्या हो गया? गुस्से में हो गया। ठीक है, तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया। जो भीड़ था, लोगों थे, उन लोगों ने पुलिस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया। और फिर कह रहा है कि पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए, और जितने भी पुलिस के लोग थे अपने जान बचाने के लिए उस थाने में ही क्या किए? छिप गए। जब लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, तो पुलिस ने अपना जान बचाने के लिए थाने में ही क्या किए? छिप गए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया। जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी वो जुलूस उन्होंने निकाला था, ठीक है, उस आंदोलन के लिए जितने भी लोग थे, जुलूस निकाले थे, उस सभी लोगों ने मिलकर थाने को क्या किया? घेर कर जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। तब उन्होंने थाने को जला दिया, तो उस जलाया उन्होंने, तो एक थानेदार और 22 पुलिस लोगों की क्या हो गई? वहाँ पे मृत्यु हो गई, और वो लोग जल के क्या हुए? मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए, और जब ये घटना सुने गांधी जी देखे, तो इस घटना से बहुत ही ज़्यादा क्या हुए? दुखी हुए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। और उन्होंने ये सब देखकर कहा कि नहीं, ये असहयोग आंदोलन को क्या किया? इन घोषणा को वापस लेने की क्या कर दिया? घोषणा कर दिया। उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वहाँ पे बंद कर दिया। ये सब देखते हुए गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की। तब इन्होंने गांधी जी ने तब यह आंदोलन बंद कर दिया, तो बहुत सारे नेताओं ने इस निर्णय को क्या किया? आलोचना किया। किंतु गांधी जी अपने निर्णय पे अड़िग रहे, लेकिन गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो अपने निर्णय पे क्या हुए? टिके रहे।
तो जैसा कि आपने देखा कि पूरा डाटा हमने बता दिया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया भाई। इसलिए कर दिया क्योंकि एक ही शब्द में बताना चाहूँगा कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिला था गोरखपुर, और वहाँ पे एक स्थान है चौरी चौरा नामक स्थान, एक छोटा सा गाँव है, और वहीं से असहयोग आंदोलन क्या हुआ, चालू किया गया। और इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। वहाँ पे पुलिस बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज किया और वहाँ के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो गए, गुस्से में हो गए, और गुस्से में होने के कारण उन्होंने क्या किया कि उस पुलिस पे क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया, ठीक है। और थाने को घेर कर थाने को ही जला दिया, और थाने को जलाया तो एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान क्या हुए, जल के मर गए। और इन्हीं घटना को देखते हुए गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुए, और गांधी जी तुरंत फैसला किया कि नहीं, जो असहयोग आंदोलन है उसको उन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी। और तब इन्होंने घोषणा कर दिया तो बहुत से नेताओं ने उनका विरोध किया, ठीक है, उनका आलोचना किया इस निर्णय को, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा गांधी जी को। उन्होंने अपने जो निर्णय पे क्या हुए, अडिग रहे, उन्होंने अपने निर्णय पे टिके रहे। यही कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये प्रश्न पूरे दिमाग में आपको बैठ गया होगा, और कभी भी ये प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। आई होप बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन नंबर पहला, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर दूसरा। और प्रश्न नंबर दूसरा यह कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इटली का एकीकरण कब हुआ था, यह प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे कि आइए जानते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। जो संयुक्त इटली है उसकी घोषणा कितने ईस्वी में किया गया, 1860 ईस्वी में किया था। तथा इटावली राज्य को सर्वसंपत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया, ठीक है। इटावली जो राज्य है उसको सर्वसंपत्ति के पिडमांट के साथ क्या किया गया, एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। तो उन्होंने इटावली राज्य को सर्वसंपत्ति के पिडमांट से क्या किया, एकजुट किया, तो रोम सार्डिनिया का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। और इस तरह इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में हुआ, परंतु इटली का घोषणा 1860 ईस्वी में ही हो गया था। और वहाँ पे क्या हुआ कि इटावली राज्यों को सर्वसंपत्ति के पिडमांट के साथ एकजुट किया गया, और रोम सार्डिनिया का हिस्सा एक बन गया वह, और इस तरह इटली का क्या हो गया, एकीकरण का, इटली का एकीकरण हुआ कब, 1871 ईस्वी में हुआ, सिंपल, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। आसानी से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को प्रश्न नंबर दूसरे में। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, तो आपको मालूम चल गया होगा कि सन 1871 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रश्न कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर, कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी कैसे कहते हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसादों से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जबकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि जो ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी से बनी जो लावा निकलता है ना, उन लावा के शैलों के, ठीक है, उन लावों के शैलों से निर्माण होता है, किनका, काली मिट्टी का होता है निर्माण, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर समझ में आ गया ना, कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है उनका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से, जो पर्वतीय क्षेत्र के नदियां हैं उनके द्वारा बहा के लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, तथा काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, तो ज्वालामुखी के बने लावाकृत शैलों से होती है, किनकी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या करा है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
तो आइए देखते हैं कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि पर्यावरण में उपलब्ध, जो हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण है, उस पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। कह रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसाधन उसे कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण है, उस पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की क्या कर दे, पूर्ति कर दे, ठीक है, या पूर्ति करने में सक्षम हो, वह संसाधन कहलाएगा। और उस संसाधन को आर्थिक रूप से, मतलब कि उनको एक प्रौद्योगिकी द्वारा क्या होगा, बनाने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी हो, एक कोई ना कोई कंपनी हो जो उसको संसाधन को क्या करे, बनाए, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य हो, क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। सिंपल वे में, बहुत ही ज़्यादा छोटा शब्द में हमने बहुत आसान शब्दों में इन प्रश्नों को लिखा है। आई होप आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा कि संसाधन क्या है, कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी क्या है, उपलब्ध है, और तथा इसका जो मान्य है वो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, संसाधन कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा ही प्रश्न है लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर कैसे आप देंगे कि काली मिट्टी एक महाराष्ट्र और एक गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है एवं गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है, क्या, काली मिट्टी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। देखिए प्रश्न क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो आइए जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसे तैयार करके जाना आपको। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना को क्या किया गया, शुरू किया गया। और इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद उसको शुरू किया गया। और इस परियोजना का एक ही मात्र बहुत ही ज़्यादा उद्देश्य है कि नदी के जल को क्या कर संग्रहित कर इकट्ठा कर जल संसाधनों को समुचित प्रबंधन विकसित करना है, ठीक है। संसाधनों को क्या करना है, समुचित रूप से उनके प्रबंधन को क्या करना, विकसित करना है। अब विकसित करना ही हमारा बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको प्रश्न नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा प्रश्न नंबर 6 में, और समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। जैसा कि देख पा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 7। प्रश्न नंबर 7 यह है कि रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताना है आपको, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप कि गेहूं जो है एक रबी की फसल है। गेहूं जो है एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। गेहूं एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य क्या की जाती है, बोई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। तो गेहूं भाई ये क्या है, रबी की फसल है। और गेहूं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय दिसंबर ही चल रहा है आप लोगों का, तो इसमें बोया गया होगा, आप लोग भी जानते हैं। तो अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोया जाता है और काटा कब जाता है,
तो ग्रीष्म ऋतु गर्मी में अप्रैल से जून के महीने में क्या कर लिया जाता है, उस गेहूं को काट लिया जाता है। ठीक है, तो यही रबी की फसल है और उसके बोने का समय भी हमने बता दिया आपको, उसे काटने का समय भी आपको बता दिया। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सब कुछ लिखा हुआ है, बस नोट करके आपको याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 7 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 7 के लिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। अभी हमने जैसा कि देखा है रबी का, और इसको हमने खरीफ का भी लिखा है, क्योंकि रबी और खरीफ दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय। तो देखिए लिखा है कि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। और धान एक खरीफ की फसल है। तो गेहूं रबी की फसल है, तो धान किसकी फसल है, तो धान एक खरीफ की फसल है। और देखिए धान को बोने का समय क्या है, जैसे ही यहाँ पे अप्रैल और जून में गेहूं को काटते हैं, रबी की फसल को काटते हैं, तो तुरंत जून या जुलाई में तुरंत हम क्या करते हैं, खरीफ की फसल को बोने लगते हैं। और अक्टूबर और नवंबर में क्या करते हैं, हम उस फसल को क्या करते हैं, काट लेते हैं। और धान एक खरीफ की फसल है, और जैसे ही अक्टूबर और नवंबर उसको काटते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में क्या तुरंत रबी की फसल को बोने लगते हैं, मतलब गेहूं को बोने लगते हैं, जैसा आप लोग भी जानते हैं। तो हमसे पूछा था कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम उसके बोने का समय। तो खरीफ की एक फसल का नाम गेहूं है और उसको बोते हैं हम जून जुलाई में और काट लेते हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 है, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 यह है कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। कह रहा है कि हमारे भारत में जो हरित क्रांति है, और हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय आपको बताना है। ठीक है, हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय। तो चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित हैं। अब कौन से 2 उपाय निम्नलिखित हैं, उसको सफल बनाने के लिए उसको देखते हैं। तो पहला उपाय तो यह है कि किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसान को जो बीज बोते हम अपने फसल के लिए, तो बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, ताकि वो पर्याप्त रूप से उसको खरीद कर और अच्छे से वो अपने फसल में लगाए, कि ताकि फसल उसके अच्छे से हो पाए, तो हरित क्रांति भी आपका बहुत अच्छे से फैलेगा। ठीक है, ये तो पहला कारण हो गया कि उर्वरक और बीज क्या होने चाहिए, सस्ते मूल्य पर मिलना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है कि उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण को व्यवस्था होनी चाहिए। जो उपज हम पर्याप्त करेंगे उसका मूल्य मिले, मतलब अधिक मूल्य पर उसको हम बेच पाएँ, और उसके भंडारण को व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको बेचने का जो भंडारण होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए, ताकि उसको हम बेच पाएँ और अच्छे से उसको बेचने के बाद वो अच्छे तरीके से और हम उसको हरित क्रांति को सफल बना पाएँ। तो कह रहा है कि जो उपज होगा उसका पर्याप्त मूल्य मिले और उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। यही है भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 2 उपाय, और हमने अच्छे तरीके से लिख रखा है। आई होप आपको ये प्रश्न नंबर 9 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं, और 10वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, और ऐसे 2 खनिजों के आपको नाम भी लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं कि धात्विक खनिज क्या होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि जिन खनिजों से, क्या लिखा है कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। कह रहा है कि हम धात्विक खनिज उसी को बोलेंगे कि जो खनिजों से क्या होता है, धातु प्राप्त होता है। जो कि धातु कहाँ से प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है, और जिनमें चमक होनी चाहिए तथा जिसको धातु को हम कूट पीट कर एक चादर के रूप में ढाल सकते हैं
और तारों के रूप में उसे क्या कर सकते हैं, खींचा जा सकता है। तारों के रूप में उसे पतला बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, उसी को हम धातु खनिज कहते हैं। जैसे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहा है, तो लोहा एक धातु खनिज है, क्योंकि लोहा को हम कूट पीट के किसी तरह चादर के रूप में फैला सकते हैं और उसे पतले तारों के समान, जैसे छड़ देखे हैं पतला, उसके रूप में भी तारों के रूप में बना सकते हैं। और उसमें लोहा में चमक भी होती है। और सोना हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसा है, इनको हम क्या बोलेंगे, धातु खनिज। धातु खनिज उसी को बोलेंगे जिन्हें हम कूट पीट कर चादरों के रूप में बना सकें, जिनमें चमक होनी चाहिए और तारों के रूप में उसको खींचा जा सकता है। उसे सारे हम खनिज को क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धातु खनिज कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने टोटल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।